हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट सोशल साइंस एनसीईआरटी का मैराथन शुरू ही होने वाला था कि बहुत सारे मैसेज थे और मैं भी भूल गई थी कि मुझे टैग वर्ड की वीडियो आपको पहले देनी है, क्योंकि अगर आपके पास टैग वर्ड सही समय पे नहीं आया तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में ये ट्रिक कैसे फॉलो करोगे, और ये प्रैक्टिस काफ़ी समय पहले की होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैराथन तो हो ही जाएगा, एनसीईआरटी तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, क्लास भी अपलोड हो चुका है, वो कल मिल ही जाएगा। बट आज आपके पास ये टैग वर्ड जो ट्रिक है वो होनी चाहिए। देखिए, जो सोशल साइंस में 20 नंबर की पैडागॉजी होती है वो बहुत आसान होती है। अगर ये टैग वर्ड जो कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जिसमें कुछ पॉजिटिव होता है एंड कुछ नेगेटिव, अगर आपने समझ लिया तो 20 नंबर तो फ्री के हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको समझना है और इसी तरीके से आप क्वेश्चन जब भी लगाएंगे वहां पर इन टैग वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, तो जितने लोग भी पूछ रहे होंगे कि हिस्ट्री की मैराथन कब होगी, तो वो तो हो ही जाएगी, कल हो जाएगी। टाइमिंग भी सुबह में ही मैं अपलोड कर दूंगी। बट ये वाली क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज आने लगे थे तो मैंने सोचा कि अब इसको होल्ड रखना सही नहीं है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी का जिसके पास नोट्स नहीं है, आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, अभी भी समय है रिवीजन करने के लिए। और हाँ, ये जो टैग वर्ड की पीडीएफ है ना, ये देखिए सारा मैं बना कर लेकर आई हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर की हेल्प से। एंड अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये आपको लिखना नहीं है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम का है, इसमें जुड़ जाओ और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, और जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, अगर आपको भूल जाए तो इसकी मदद ले लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे एक मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि ये टैग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में हमको सोशल साइंस सीडीपी मतलब मेनली सीटेट में देखने को मिलता है। पैडागॉजी में बहुत बहुत हेल्प करता है ये। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 20 नंबर की पैडागॉजी हो, सोशल साइंस की या कोई भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको पॉजिटिव होकर सोचना है किसी भी क्वेश्चंस को। अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो आपका आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड भी लिखा हुआ है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये रहे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पे पूछ दिया कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से देखिएगा, अच्छा ये नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये तो होगा ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया है, बट एक बार और बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चंस में जब भी आप पैडागॉजी को सॉल्व करते हो तो आपको स्टूडेंट को हमेशा एक तरीके से प्रायोरिटीज देना है। चाहे कुछ भी हो, विद्यार्थी गलत नहीं हो सकता है, शिक्षक गलत हो सकता है, आप विद्यार्थी को गलत नहीं बोल सकते हो। आपको स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देना है, सबसे टॉप लेवल पे स्टूडेंट को ही रखना है। इस तरीके से सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मान लेना कि आपके खुद के घर का बच्चा है और आप उसके लिए जो भी सोचोगे वो बेस्ट ही सोचोगे। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स भी आपकी बहुत हेल्प करेगी कि कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब कई बार आपको पॉजिटिव में कंफ्यूजन होगा कि भाई ये तो तीनों की तीनों ही ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं, तो वहां पर आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब कुछ वर्ड्स पे नज़र जो है डालते हैं एंड देन हम क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस पेपर भी लेकर आई हूँ, अभी जो जुलाई में हुआ है, क्योंकि इतने मैसेज आ रहे थे कि भाई जुलाई वाला पैडागॉजी बहुत टफ आया है। अभी मैं आपको करा के दिखाऊंगी, इतना आसान है, इस टैग वर्ड से ही आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और एक एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये जो पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है, इसमें पहला लिखा है कि विविध गतिविधियाँ। देखिए, आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो एक्टिविटीज़ करा के हमको उनको सिखाना है। ये नहीं कि आपने वर्बली बच्चों को बस बोल दिया है, बच्चे पैसिव होकर सुन रहे हैं, आपको उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक्टिविटी करानी है, किसी भी टॉपिक्स को आप पढ़ा रहे हो एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, मल्टीपल। दूसरा है प्रोत्साहित। आपको बच्चों को अप्रिसिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट कीजिए। अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो आप उनको पहले सिखाइए और उसको अप्रिसिएट भी करते रहिए कि हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अप्रिसिएट करने से क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जो है काफ़ी पॉजिटिवली इफेक्ट होता है और वो उस काम को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। अच्छा, प्रोत्साहित हम अंतर्मुखी विद्यार्थियों के लिए भी कर सकते हैं। आपको पता है जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, उतना बात नहीं करते हैं, तो आप इनकी भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अंतर्मुखी विद्यार्थियों की काफ़ी इससे हेल्प मिलता है। अगर आप उनको अप्रिसिएट करते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को और बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव टैग वर्ड्स मैंने कुछ नए भी इसमें ऐड किए हैं। दूसरा है कि आपको पता है कि अब सोशल साइंस में बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कहीं पर अर्थक्वेक आया है या कोई ऐसी घटना हो गई हो, डिजास्टर हो गया हो, तो अगर आप उनको वहाँ पर बच्चों को लेकर जाते हो वहाँ से कुछ इकट्ठा करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि।
ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि प्रोजेक्ट मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है, परियोजना विधि, क्योंकि हम इसमें एक्टिविटी कराते हैं, डिस्कशन कराते हैं और एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट मेथड में इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो अगर आपको पता है कि भाई ये होते हैं तो नहीं वाला आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे। तो एक एक चीज़ याद रखिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे काम आएगा। गतिविधि, चर्चा, प्रयोग। ठीक है, अगला है कि आपको पता है कि आप जब सोशल साइंस पढ़ाते हो तो हमको जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट को जो है बच्चों के समझने चाहिए, इवन डेवलप भी करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कई बार आपको ऑप्शंस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बट आप फिर भी देखिएगा कि इसमें से ये बेस्ट वाला कौन सा निकल रहा है। तो ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है या फिर डाइवर्स व्यू पॉइंट होते हैं ना, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन बस इस तरीके से नहीं करना है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। कई बार आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बट ऑप्शन से आंसर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है मल्टीपल पर्सपेक्टिव डाइवर्स व्यू पॉइंट और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें से होगा क्या, आप इस पर गोला बना के आगे बढ़ जाओ, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, आपको पता है कि पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखिए पोर्टफोलियो सबसे पहले समझिए होता क्या है। ये हर क्लास टीचर बनाती है अपने हर एक स्टूडेंट का, एक तरीके से पूरी ऐसी फाइल होती है। यहाँ पर बच्चे का फोटो होता है, नेम, फादर नेम, हर एक चीज़, मतलब छोटी से छोटी सारी डिटेल होती है बच्चों के बारे में। और जैसे ही वो टीचर, मान लीजिए वो बच्चा दूसरे क्लास में गया, 3 के बाद 4 में, तो वो हैंड ओवर कर देगी उसके क्लास टीचर को। बच्चे से रिलेटेड हर एक चीज़ होगी, पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा। अच्छा, डेली बच्चा कौन सा काम कर रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, वो भी इसमें लिखा होगा। विद्यार्थी के एकदम पूरे साल का जो काम होता है उसको इसमें कलेक्ट किया गया होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण होगा, व्यवस्थित होता है, नियमित कार्य गतिविधि होता है, डेली जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे के काम का एक पूरा लंबा संग्रह होता है उसमें। ठीक है, ये वाला इसमें गलत है। ठीक है, तो विद्यार्थी के कार्यों का लंबा संग्रह। ठीक है, ये हो गया और ये पूछा गया है। अगला देखिए, नैदानिक मूल्यांकन, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखिए डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस, और एक होता है आपका रेमेडियल। ठीक है, तो डायग्नोस का मतलब होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब वो मैथ के सम्स में हमेशा उसको कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, अक्षर में गलत कर रहा है, वर्णमाला उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे कि आखिर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये किसी में भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझा रही हूँ डायग्नोस का। तो आप फाइंड आउट करोगे कि अच्छा किस वजह से बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है बच्चे के बिहेवियर में, आपको कुछ एक डिफरेंट चेंजेस आ रहा है, वो चुप चुप रह रहा है क्लास में, ऐसा भी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर में उसकी एक्टिविटीज़ पूरे दिन की क्या रह रही है, तभी तो आप उसको सही जो है हेल्प दे पाओगे। दूसरा है कि आप उसके पास्ट के बारे में, पास्ट इन द सेंस कि उसके पुराने ज्ञान के बारे में भी जानोगे कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, और जब हमको एक बार चीज़ पता चल गई देन हम वहाँ पर रेमेडियल, मतलब फिर वहाँ पे उपचार करेंगे कि अगर उसको कोई चीज़ पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उस अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस करेंगे। बच्चा क्लास में चुप चुप है, कुछ इंसिडेंट हो गया है, फिर आप उसके ऊपर बच्चों को सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे। तो नैदानिक का मतलब होता है कि पहले फाइंड आउट करना है, फिर रेमेडियल में उस अकॉर्डिंग उनको हेल्प देनी है। तो नैदानिक में जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानो। विद्यार्थी अगर एकदम क्लास में चुप चुप है तो उसके लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करो। तो ये हो गया आपका नैदानिक। उसके बाद से देखिए पॉजिटिव में आपका दृश्य श्रव्य सामग्री भी होता है, मतलब विजुअल ऑडियो जो मेथड होता है ना, आप क्लास में ऐसे पढ़ा रहे हो, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाइए, बच्चों को दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन बेस्ट होगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हैं तो बच्चों के डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए। ठीक है, तो उसको बच्चा रिलेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ाते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, चर्चा का अवसर, मतलब बच्चों को मौका मिलना चाहिए डिस्कशन का, सो दैट उससे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आते हैं। हमको नो मैटर बच्चों को रिस्पेक्ट देना है क्लास में। ये नहीं कि 4 बच्चों की आप तारीफ कर रहे हो, 4 बच्चों को आप गलत गलत बोल रहे हो, सारे बच्चों के सामने ही आपने किसी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, उसके बाद से वो बच्चा बहुत क्लास में चुप चुप रहेगा। इसलिए हमको बच्चों को रिस्पेक्ट देना है। और अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो सबके सामने नहीं, आप उसको बाद में अकेले में बुलाकर
समझा सकते हैं, बट सबके सामने नहीं। बच्चों की त्रुटियां, बच्चा कोई गलती कर रहा है, इट मीन्स कि बच्चा सीख रहा है। बच्चों की गलतियों पे आपको उनको डांटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बच्चा सीख रहा है और सीखते समय गलती होगी ही। प्रोत्साहन, छोटे से छोटे काम के लिए बच्चों को अप्रिसिएट कीजिए, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और काम में भी उनका मन लगता है। ठीक है। कारण का पता लगाना, मान लीजिए बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है या फिर गंदे गंदे कपड़े पहन के आ रहा है, कई बार होता है लंच लेकर नहीं आ रहा है, तो आप उसको डांटोगे नहीं, आप उससे पूछेंगे आखिर में ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, ये सबसे बेस्ट वर्ड होता है। अगर कहीं पर भी आपको सृजनात्मक मिल रहा है वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कोई भी काम करा रहे हो तो वो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, उससे बच्चे को सीखने को कुछ मिलना चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज़, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी पैदा करनी है बच्चों के बारे में, मतलब क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप फॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हो जिससे बच्चों के अंदर एक क्यूरोसिटी आए कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। बाल केंद्रित, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कोई भी चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड ही रह के करना है, अपने अनुरूप नहीं। कई बार टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा के चले जाते हैं, नहीं भाई, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हस्तपरक गतिविधि, मतलब हाथ से करके सीखना, इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। करके सीखना तो ऑब्वियस ही बात है, खुद से बच्चा अगर कोई काम करके सीखेगा तो वो जल्दी सीखता है। ठीक है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो सीख रहा है और वो उसके लर्निंग का पार्ट है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर कहीं पे कोई ऑप्शन आ गया कि मान लीजिए कि बच्चा जो है पढ़ाई करते समय या कुछ सीखते समय त्रुटियां कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे कि पॉजिटिव? पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है। चलिए, अब ये नेगेटिव वर्ड्स जो है ना, ये आपको बहुत मदद करेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड्स तो मिल जाते हैं बट कई बार समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें से होगा कौन सा नहीं। तो उसके लिए ये आपके सामने है। मान लीजिए एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करो, नहीं, हमको उच्च शिक्षा के लिए नहीं करना है प्रोत्साहित। कोई एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी पढ़ाई है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो शिक्षक के अनुरूप नहीं होगा, वो टीचर के अनुरूप होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। हमको बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना है, कभी भी हमको बच्चों को श्रेणी में नहीं बांटना है, लेबल नहीं करना है। कई बार हम बच्चों पे लेबल करते हैं ना, पढ़ाकू बच्चा, कमज़ोर बच्चा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, लेबल भी नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेडिंग अंक। ग्रेडिंग जैसे कई बार होता है ना कि हम नंबर बता देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चों के अंदर बहुत ही हीन भावना आ जाती है, तो ये भी नहीं करना है। निष्क्रिय, ऐसा कोई पढ़ाई एक्टिविटी मत कराओ जिसमें बच्चे सो रहे हैं क्लास में, ऐसे बस चुपचाप बैठे हुए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसिव लर्निंग हमें नहीं करानी है। लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लास में नहीं करना है कि भाई तुम लड़का हो तो तुम पायलट इंजीनियर बनोगे, लड़कियां तो मैथ में कमज़ोर होती हैं, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। भेदभाव भी नहीं करना है, स्टीरियोटाइप चीज़ें भी नहीं करनी है। ठीक है। व्याख्यान, आप बस खड़े होकर आप व्याख्या दे रहे हो, बस आप ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इस पर भी हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमको कोई भी एक चीज़ याद रखिए, आप एक्टिविटी पढ़ा रहे हो उसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वो सोते रहेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, याद रखना, इसमें जब भी कोई ऑप्शन में आपको मिले ना कि ये चीज़ हमको शिक्षक के अनुरूप करना है, वो गलत होगा। ठीक है। कंठस्थ कराना नहीं कर, रटने पे फोकस नहीं कराना है कि बस रटना अच्छा है, नहीं भाई, रटने पे फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। हमको बच्चा कोई गलती कर दिया क्लास में, उनको पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है। दूसरा है, टेक्स्ट बुक पे फोकस वाली पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब कि आप बस पुस्तक पे ही डिपेंड हो। अरे भाई, उससे बाहरी दुनिया को भी आप जोड़ के पढ़ा सकते हो, उनकी डेली लाइफ रूटीन को जोड़ के पढ़ा सकते हो। जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने बस छाप दिया, वो चीज़ें नहीं करनी है। हतोत्साहित, डीमोटिवेट, मान लीजिए बच्चा कुछ गलत कर दिया, जैसे आपने उसको होमवर्क दिया है कि भाई तुम 2 का टेबल याद करके ले आओ, 1 हफ्ते हो गए वो नहीं याद कर पा रहा है। अब आपने क्या किया, क्लास में सबके सामने उसको डांट दिया कि मंद बुद्धि हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि तुमसे एक टेबल नहीं याद हो रहा है। अब आपने उसको क्या कर दिया, सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। अब वो वैसे भी नहीं कुछ पढ़ेगा, एकदम चुप चुप सा रहेगा। कई बार देखा गया है कि बच्चे स्कूल आना भी बंद कर देते हैं क्योंकि फिर दूसरे बच्चे इसको चिढ़ाते हैं। तो हतोत्साहित किसी भी केस में नहीं करना है। ठीक है। केवल मात्र ही, कहीं पर भी ऑप्शन में मिल गया ना कि केवल इसी से बच्चों को पढ़ाओ, केवल किताब से पढ़ाओ, केवल वर्ड हमेशा नेगेटिव होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। या फिर मात्र ही, ठीक है, ये भी नेगेटिव होता है। कठोर सजा, पनिशमेंट कभी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बच्चों को नहीं मारना है।
रटाना, आपको कोई भी चीज़ बच्चों को रटाना नहीं है, समझाना है। ठीक है। मानक शब्द, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ फिक्स कर दी। भाई क्लास में कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई लेट सीखेगा, तो हमको कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड नहीं करना है, कि सेम नहीं कर देना है। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे टैग वर्ड समझाए हैं, और बाकी जितने भी लिंक्स वगैरह होंगे सब कुछ कमेंट में मिल जाएगा। नोट्स के लिए ये जो नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए, सबसे अच्छा है होगा कि हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू करते हैं। के सामने है ये सोशल साइंस का जुलाई वाला ही पेपर है। मैंने सोचा कि रिसेंट वाले पे ही करने में ज़्यादा सही रहेगा, सो दैट कोई कंप्लेन ना करे कि भाई पैडागॉजी तो हो ही नहीं रहा है टैग वर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो उसका अगर आपको असेसमेंट करना है तो टीचर ही करेगा, तो टीचर का भागीदारी तो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता है। तो पहला लिखा हुआ है कि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, मतलब इंटीग्रेट कंटेम्प्रोरी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस। जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप उन सभी को समाकलित करने के लिए टीचर की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो ये तो चलो ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो टीचर ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा देखिए, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने और पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि केवल वर्ड नेगेटिव होता है, और ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है ना, तो आंसर भी पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जहाँ जहाँ बी है उसको पहले ही हम काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, इससे ईजी हो जाएगा एलिमिनेट करने में। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि केवल शिक्षकों को, अब हम आगे भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोबारा से इसने केवल लिख दिया है कि केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी वाला भी। तो जहाँ जहाँ सी है हम उसे भी काट देते हैं, चलो ये तो वैसे भी कटा हुआ है। अगला देखिए नेक्स्ट, शिक्षा के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। चलो ठीक है, टीचर का एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट है, बट आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप टीचर के स्तर के अनुरूप नहीं करोगे, आप बच्चों के स्तर के अनुरूप करोगे। आपने देखिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड में सबसे दूसरी ही लाइन पे मैंने लिखा हुआ है शिक्षकों के स्तर के अनुरूप, सॉरी नेगेटिव वाले में लिखा हुआ है कि शिक्षकों के स्तर के अनुरूप नहीं करना है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना नेगेटिव वर्ड में, शिक्षक के अनुरूप नहीं भाई, बच्चों के अनुरूप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से टैग वर्ड्स आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तो केवल इस वजह से भी कट गया, ये केवल की वजह से कट गया, और ये शिक्षक के स्तर के अनुरूप ये भी कट गया। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मान लीजिए अगर आपको पहला पे थोड़ा भी डाउट था, फिर भी तीन ऑप्शंस तो अपने आप ही खत्म हो गए ना। तो यही मैंने आपको बोला है कि कई बार ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आएगा, आप एलिमिनेट करो। आराम से आ गया हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए। तो ये है टैग वर्ड्स, इस टैग वर्ड की वजह से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आराम से आंसर आ गया, पैडागॉजी। चलो और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 65, इसमें देखिए एजर्शन रीजन में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला ना कि बच्चों को आपको अप्रिसिएट करना है। ठीक है, तो ये तो वर्ड सही है। तर्क में लिखा हुआ है कि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। जी हाँ, जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा एक दूसरों से बात नहीं करते हैं, और अगर आप बच्चों को क्लास में मोटिवेट करोगे, अप्रिसिएट करोगे, तो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से खुलेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो ये अभी मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड में बताया था। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस में मैं लेकर आई हूँ, सो दैट आपको अच्छे से भरोसा हो सके इन टैग वर्ड्स पे। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे। यहाँ पर भूकंप के अलावा बाढ़ भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको वास्तविक व सही स्थिति के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि का ही यूज करना है। परियोजना विधि नहीं, परियोजना में तो डिस्कशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्टिविटीज होती है, खोजबीन नहीं कि आप कहीं चले हैं मिशन पे, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। समस्या समाधान नहीं कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है कि भाई हम लोगों ने जो है बस 30 लोगों का अरेंजमेंट किया था, यहाँ पे 10 लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं पार्टी के लिए, ये भी नहीं है कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको सही स्थिति के बारे में जानना है, जिसके लिए सर्वे मेथड, और मैंने लिखा हुआ है बहुत डिटेल में, अभी पढ़ाया है।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए और भी है मेरे पास, यहाँ पर देखिए सारे टैग वर्ड से ही हो रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, गतिविधि होता है, चर्चा होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर कोई नरेशन नहीं होता है, मतलब वर्णन, आप कोई चीज़ बता रहे हो कि देखो भाई ये वो हुआ था तब हुआ था, नहीं, ये प्रोजेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो ABC कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए और भी करा देती हूँ मैं, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखते हैं और कौन कौन से हैं इसमें। ये किसी स्टूडेंट्स ने ही मेरे पास भेजा हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा ब्लर होगा। आप क्वालिटी बढ़ाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इसे। एक दो और क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे। हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व मतलब प्लूरैलिटी, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, इसकी संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है, मतलब ये जो प्लूरैलिटी है इस वर्ड को, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे पास से दिखाता है। अब प्लूरैलिटी का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल हो गए। प्लूरैलिटी का मतलब यही हुआ ना कि जिसमें एक से ज़्यादा सोच हो, एक से ज़्यादा व्यू हो, एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो, यही होता है प्लूरैलिटी का मतलब। तो चलिए देखते हैं कि इसके सबसे नज़दीक कौन सा है। पहला लिखा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, नहीं भाई, हमें ईजी भाषा का यूज़ करना है। ठीक है, एकल विचारधारा, एकल विचारधारा आपका सिंगुलैरिटी में होगा ना, प्लूरैलिटी में नहीं होगा, तो ये तो वैसे भी खत्म। प्लूरैलिटी मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो, ठीक है, और मल्टीपल व्यूज़ हों, इसे हम बोलते हैं प्लूरैलिटी। तो जी हाँ, ये हमारा सही है तीसरा। सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, मतलब कि एक्सक्लूड कर दो, ये भी नहीं होगा। तो प्लूरैलिटी का मतलब ही होता है, ये जो प्लूरैलिटी है जिसको अनेकत्व बोलते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल व्यूज़। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। चलिए एक और कर लेते हैं, ये 74 वाला, ये मैं ऑलरेडी आपको पॉलिटी में पढ़ा चुकी हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि क्लास में एक जेंडर न्यूट्रल वाला एग्जाम्पल आप बताओ। जेंडर न्यूट्रल का मतलब जहाँ पर लड़के लड़कियों वाला भी काम करें, ऐसा नहीं है कि बस लड़कियाँ ही रंगोली बनाएंगी, भाई लड़के भी बना सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह में लड़के मदद करेंगे। तो ये सब न्यूट्रल जो होता है, जेंडर न्यूट्रल के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इसके एग्जाम्पल्स बताइए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है कि लड़कियों का एक समूह रंगोली बनाएगा, नहीं, ये जेंडर न्यूट्रल का एग्जाम्पल नहीं हुआ। अगर लड़कों का समूह लिखा होता तो होता। उसके बाद से देखिए, लड़कों के समूह के द्वारा जो वार्षिकोत्सव होता है, मतलब जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा सिर्फ लड़कियां ही डेकोरेट करती हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि लड़कों के द्वारा हो रहा है। तो जी हाँ, ये आपका एक तरीके से अच्छा एग्जाम्पल है जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर का। उसके बाद देखिए, लड़कियों के समूह के द्वारा ये जो डांस कंपटीशन की तैयारी, तो ये तो मेनली लड़कियां ही कराती हैं, लड़का लिखा होता तो हम करते, ये भी खत्म। लड़कों के समूह के द्वारा गेस्ट के लिए सारी जलपान की व्यवस्था करना, कई बार आपने देखा होगा जो भी जलपान वगैरह है वो लड़कियां करती हैं। तो इस तरीके से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो डी, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन था। तो इस तरीके से इसमें से हमको मिला है कि विद्यालय में जो जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ पर लड़के एनुअल फंक्शन में मदद कर रहे हैं, जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी के लिए 4-5 क्वेश्चंस लेकर आई थी और सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करा दिया है, बाकी के तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें मिक्स है। यहाँ पर सिर्फ मैं आप सभी के सामने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स लेकर नहीं आई थी। अभी लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हुए हैं पेडागोजी के, वो मैंने आपको उसी से करके दिखाया है। और कितने आसान हैं पेडागोजी, आप सोचिए। यहाँ पर एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये PDF आपको अपने पास रखना है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को आपको याद कर लेना है। अगर आपने एक बार याद कर लिया, फिर चाहे वो सोशल साइंस का पेडागोजी हो, CDP का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, EVS का हो, या फिर मैथ साइंस का हो, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब आपके लिए पेडागोजी एकदम आसान है। अब मुझे जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस करिएगा, वहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको एलिमिनेट करके समझा रही थी, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। एंड ज़रूर बताना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। PDF के लिए आपको ये वाली PDF तो मिल जाएगी, बाकी जो NCERT की PDF है सोशल साइंस की, आप उसे ज़रूर ले लो। बहुत ही कम पेजेस के हैं, मिनिमम प्राइस का है। अगर 40 नंबर की NCERT आपने तैयार कर लिया तो 20 नंबर का तो पेडागोजी आराम से हो जाएगा। 55 नंबर आपके आ सकते हैं आराम से, 55 से ज़्यादा भी आ सकता है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये जो है आज की क्लास अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।